Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So, we are going to start exercise number 7.1 today. After the chapter introduction has been over, और साथ में exercise introduction में हमने कल किया था, right? Topic name is distance formula. Distance formula. क्या करता है distance formula? Distance पता करता है दो points के बीच में. And what is the formula? Root of x2 minus x1 का whole square plus y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, वैसे जरूरी नहीं है डिस्टेंस पी क्यू ही होगा, डिस्टेंस ए बी भी हो सकता है, डिस्टेंस एक्स वाई भी हो सकता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? डिस्टेंस पी क्यू. ठीक है, चलो तो पहला सवाल, पहले कुछ सवाल तो बिल्कुल डायरेक्ट सवाल होंगे जो कि इस फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे, और फिर चल के जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो कुछ इनडायरेक्ट सवाल भी आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो पहला सवाल इज वेरी मच डायरेक्ट. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. तो कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, जैसे ये पेयर ऑफ पॉइंट है, जैसे ये पेयर ऑफ पॉइंट है, जैसे ये पेयर ऑफ पॉइंट है. तीन सवाल है. ठीक है, तो हमको क्या करना है? वही करना है जो कर रहे हैं, क्या? डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है. जैसे फर्स्ट का फर्स्ट ट्राई करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट ट्राई करते हैं. तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम? आपने हेडिंग डाल दी सबने, एक्सरसाइज नंबर 7.1. ओके, सो हेयर द गिवन पॉइंट्स आर. स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम. हेयर द गिवन पॉइंट्स आर. वो एक लड़का एक और आया था, वो नहीं आया आज? क्या नाम है उसका? क्या? रिदिश. हाँ, नहीं आया वो. हेयर द गिवन पॉइंट्स आर. सो जो दो गिवन पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या ले लेंगे? पी क्यू. क्या ले लेंगे? पी क्यू. तो 2,3 को ले लेंगे हम पी. हेयर द गिवन पॉइंट्स आर, इसको मार्क कर देंगे पी. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2,3. एंड दूसरा पॉइंट ले लेंगे हम क्यू. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4,1. तो हेयर द गिवन पॉइंट्स आर पी एंड क्यू. इस तरीके से मार्क कर लेंगे. ठीक है, यहां तक हो गया मार्क. ठीक है, नाउ डिस्टेंस between the given points P and Q, between the points P and Q is given by using distance formula, by using distance formula as follows, as follows. कितनी छोटी कर सकते हो उसको? करो. देखो अगेन डिपेंड. नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये लिख दिया आपने. नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर आगे डिस्टेंस पी क्यू. अच्छा, क्या क्या क्या? उस उसको पता नहीं चलेगा अभी स्कूल में क्या? फिर से को मैं सवाल ही नहीं समझा आपका, क्या कह रहे हो? उसको तो आंसर भी पता है, फिर आप कुछ भी मत लिखो, ऐसे लिख दो तेरे को तो वैसे ही पता है. ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, बट अगेन डिपेंड्स ऑन द वेटेज. मान लो बड़ा सा बेसिक सा सवाल होता है, लेकिन कई बार वो हाई वेटेज का आ जाता है. ठीक है, तो उसमें फिर क्या है, जो सवाल हम कर रहे हैं उसमें फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, उस फॉर्मूले का भी डिस्क्रिप्शन देना होता है कि साहब इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं. चलो अभी तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की, तो सब में ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, हमको पता है. लेकिन जब हम पूरा कोर्स कर लेंगे तो जो सवाल आएगा वो थोड़ा ना पता होगा इस एक्सरसाइज का या उस एक्सरसाइज का है. अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला के मिक्स में भी सवाल बनेंगे. मतलब एक ही सवाल में डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगेगा और सेक्शन फॉर्मूला भी लगेगा. तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा ना साहब, इस सवाल का ये पार्ट तो सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व होगा और ये पार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व होगा. अच्छा, और दूसरी चीज, एक और चीज सुनो. जब भी कोई चीज पहली बार इंट्रोड्यूस होती है,
आपके पूरे एकेडमिक सेशन में कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, चाहे से वो कोई फॉर्मूला हो, चाहे से वो कोई थ्योरम हो, चाहे से वो कोई टॉपिक हो, चाहे से कुछ भी नाम हो, तो उसको सवाल में मेंशन करना जरूरी होता है। हाँ, कोई चीज ऐसी है जो बहुत सालों से चल रही है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम काफी सालों से चल रही है, आपने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया, तो उसमें अगर आपने उस चीज को हटा भी दिया कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने बताया नहीं कि हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से काम किया, तो चलेगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड मान लिया जाएगा। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं हमारे पूरे एकेडमिक सेशन में अभी तक। बताओ, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा ना, तो ये हमारे लिए नई चीज है, तो इसमें हमको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि यूजिंग, कम से कम इतना तो लिखना पड़ेगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। चाहे से बड़ा सा स्टेटमेंट ना लिखें, पर इतना तो लिखना पड़ेगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। समझे क्या? क्लियर? सारी बातें क्लियर हैं? हाँ जी। तो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है। अच्छा, अब x1 x2 किसको लोगे और y1 y2 किसको लोगे, ये बताओ मुझे। तो ये बताओ, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 x2 लोगे या y1 y2 लोगे, ऐसे बताओ। मतलब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को 1 1 बोलोगे ना, x1 y1, ठीक है, और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलोगे, x2 y2। क्यों? बस ऐसे ही। नहीं नहीं, वो तो एक्स एक्स एक्सिस पहले होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का सवाल ये नहीं है कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले लेना है वाई कोऑर्डिनेट, वो तो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा। लेकिन x1 y1 पहले क्यों ले और x2 y2 पहले बाद में क्यों ले? उल्टा क्यों नहीं कर सकते कि पहले वाले को, इनको तो x2 y2 ले लें और इनको x1 y1 ले लें? सवाल 1 और 2 का है, सवाल एक्स और वाई का नहीं है। एक्स और वाई तो सब जान। क्या? कल बताया था कि जिस डिस्टेंस को अगर हम पी क्यू से डिनोट करा रहे हैं तो क्यू माइनस पी करेंगे, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं हमेशा। और अगर इसी डिस्टेंस को हम पी क्यू ना लिखकर क्यू पी से रिप्रेजेंट करें, तो अब x1 y1 इसको लेना पड़ेगा और x2 y2 इसको लेना, उल्टा करना पड़ेगा, अब p माइनस क्यू करना पड़ेगा। तो जो हम डिस्टेंस को डिनोट करवा रहे हैं, नोटेशन जो यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ओके, क्लियर? ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब x2 माइनस x1 में हम करेंगे 4 - 2, और y2 माइनस y1 में हम करेंगे 1 - 3। ओके, दैट इज इक्वल टू 4 - 2 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 में क्या करेंगे, 1 - 3 का होल स्क्वायर का सम का रूट। 4 - 2 आता है 2, 2 का स्क्वायर हो जाता है, 1 - 3 क्या आता है, -2, उसका स्क्वायर हो जाता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 कितना होता है 8। और √8 सॉल्व करना आता है सबको? √8 को फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, सबको आता है? नहीं आता। तो 8 को फैक्टराइज कर सकते हैं हम, प्राइम फैक्टराइज, प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। अब जिसका पेयर कंप्लीट हो गया वो बाहर आ जाएगा रूट के, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ वो अंदर रहेगा। तो 2 और 2 का एक पेयर कंप्लीट हो गया, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और इस वाले 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ तो ये 2 अंदर रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2√2 यूनिट्स। यूनिट्स लिखेंगे, सेंटीमीटर या मीटर नहीं लगेंगे, अनटिल एंड अनलेस उसने नहीं दिया हुआ हो। उसने दिया हुआ हो चीजें सेंटीमीटर मीटर में, तो ही हम सेंटीमीटर मीटर लगाएंगे। नहीं, यूनिट जब तक नहीं लगाएंगे तब तक फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में फाइनल आंसर का यूनिट जब तक नहीं लगाएंगे, जैसे मान लो अमाउंट है तो रुपीस, कोई लिक्विड है तो लीटर, कोई वजन है तो ग्राम किलोग्राम, जब तक हम यूनिट नहीं लगाएंगे हमको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे उस सॉल्यूशन के। और कुछ यूनिट गिवन ही नहीं है तो सिंपली यूनिट लगा सकते हैं। कल को एरिया निकालेंगे तो एरिया में क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट्स या क्यूब यूनिट्स। और अभी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, 2√2 यूनिट्स। ओके, वो अगर आगे होके दे देता है कि सेंटीमीटर मीटर क्या किलोमीटर में लेना है, तो फिर उसी का यूनिट यूज करना है, अदरवाइज उसने कुछ नहीं दिया तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, जस्ट यूनिट्स। ठीक है, क्लियर? चलो फटाफट से सेकंड पार्ट करके बताओ अब। -5, 7 -1, -3,
विथ प्रॉपर स्टेप्स। किया क्या? तो क्यू माइनस पी किया आपने, -1 -5। -1 में से -5 को घटाना है और फिर उस कंप्लीट का होल स्क्वायर भी करना है। तो ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है आपको। फिर आपको करना है 3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। देखो दोनों कोऑर्डिनेट्स वो नेगेटिव हैं, तो -1 में से -5 को घटाना है। तो -1 माइनस -5 करेंगे तो -1 +5 हो जाएगा। और -1 +5 क्या होगा? +4। तो ये +4 का स्क्वायर हो जाएगा, बताओ। और यहाँ पे 3 - 7 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, बताओ। समझ आया? 4 का स्क्वायर इज 16 और -4 का स्क्वायर इज अगेन 16। 16 इज 32। अब 32 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 की पावर 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स हैं, इनकी कम से कम 5 6 पावर्स आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। जैसे टू की पावर तो 10 तक याद होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर 4 क्या होती है? 16। 2 की पावर 5 क्या होती है? 32। तो 32 दिखते आपको याद आ जा रही है, तो 2 की पावर 5 है। ठीक है, 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। देन 512। टू की पावर 9 एंड 2 की पावर 10 इज 1024। ये हमारे उसमें चलता है, जो हमारे स्टोरेज होती है कंप्यूटर्स की नॉलेज ऐसे ही तो होती है। जैसे 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024। हम कोई भी स्टोरेज डिवाइस जैसे पेन ड्राइव लेने जाते हैं, तो हमको कैसे मिलता है वो पेन ड्राइव? या तो मिलेगा 128 GB का। जैसे फोन लेते हैं, फोन की कैपेसिटी कैसे होती है? बोलता है ना 128 GB तो उसकी हार्ड डिस्क है, और है ना उसमें 2 GB रैम है। फिर 128 से आगे हम कहेंगे नहीं हमको 200 GB की दे, तो 200 GB की नहीं मिलेगी, फिर 256 की मिलेगी। और 256 से भी बड़ा लेना चाहते हैं तो फिर कैसे मिलेगी? 512 की मिलेगी। वो 2 की पावर में ही चलता है। ठीक है, 512 के बाद फिर सीधे क्या मिलेगा? 1024 यानी 1 TB की मिलेगी। ओके, चलो तो ये आंसर आ गया सभी का। अच्छा हुआ नहीं अभी। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार आ गया। तो कितने पेयर कंप्लीट हो गए? 2 पेयर कंप्लीट हो गए। तो 2 पेयर के 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, यानी 4 बाहर आ जाएगा। आंसर विल बी 4√2 यूनिट्स। आंसर मैच हो गया की से। ओके, लेट्स टेक द थर्ड वन। थर्ड है A, B
एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। ए कॉमा बी एंड सेकेंड पॉइंट इज माइनस ए कॉमा माइनस। करो। अब ऑब्वियस बात है, जो कोऑर्डिनेट्स है वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं गिवन है, वो कांस्टेंट फॉर्म में गिवन है ए बी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी ए बी की फॉर्म में आएगा, है ना। न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर आ सकता है क्या इसका? नहीं आ सकता, क्योंकि हमको जो गिवन इंफॉर्मेशन है वही न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन नहीं है। हाँ जी। तो क्या किया आपने बताओ, माइनस ए और फिर माइनस दूसरा वाला ए, राइट। और इधर क्या करेंगे, माइनस बी माइनस फिर दूसरा वाला बी। सो माइनस ए माइनस टू ए का होल स्क्वायर होगा, माइनस बी माइनस टू बी का होल स्क्वायर होगा। तो माइनस टू ए का होल स्क्वायर क्या होगा, फोर ए स्क्वायर होगा, फोर ए स्क्वायर। और माइनस टू बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया सबसे सॉल्व। होल रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने कहा कि ए और बी न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, तो हमारा आंसर ए और बी की फॉर्म में ही आना है। बट देखो, जब भी हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जितना हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, इन दोनों में से फोर को कॉमन लिया जा सकता है ना, बोलो। फोर को कॉमन लिया जा सकता है ना इन दोनों में से, फोर ए स्क्वायर और फोर बी स्क्वायर में से। सो क्या कर देंगे, फोर को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम फोर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट अभी भी ये रूट के अंदर ही है सारे के सारे लोग। अब देखो, फोर को फर्दर क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। तो ऐसा करने से देखो, टू इंटू टू का पेयर कंप्लीट हो गया, तो टू बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर कौन बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी यूनिट्स। कैसे, उनका पेयर कंप्लीट, प्लस है ना बीच में बेटा। अगर सारे फैक्टराइज फॉर्म में होते, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव। अब ये सब सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है देखो। तो इनकी पेयरिंग कर सकते हैं हम, देखो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। टू बाहर आ गया, थ्री बाहर आ गया, फाइव बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, टू और फाइव। ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में एक बार भी कहीं प्लस का साइन या माइनस का साइन आ गया, हम किसी की पेयरिंग नहीं कर सकते। हाँ हाँ, जोड़ते, जोड़ने के बाद एक नंबर मिलता, नंबर को फिर फैक्टराइज करते और फैक्टराइज करने के बाद फिर पेयरिंग करते। समझ गए। बट ना तो ये नंबर की फॉर्म में, तो हम जोड़ नहीं सकते, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा तो फैक्टराइज होगा भी नहीं। हाँ, अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो फिर भी फैक्टराइज हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये पेयर कंप्लीट फिर भी नहीं हुआ। ओके, तो फाइनल आंसर इज टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर ये टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता। समझे क्या। अगर ये देखो, यहां पे जो आंसर है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में डिफरेंस होता है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए और बी का अलग अलग स्क्वायर किया फिर जोड़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पहले जोड़ा फिर होल स्क्वायर किया। तो अगर ये इस फॉर्म में होता कि होल स्क्वायर वाली फॉर्म में होता तो फिर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होके और ये सिंपली ए प्लस बी बच जाता। ठीक है, बट ये होल स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं है, ये अलग अलग स्क्वायर हो रहा है, अलग अलग स्क्वायर हो रहा है, तो ये रूट से स्क्वायर कट नहीं सकता, ये एज इट इज रहेगा, रूट भी वहीं रहेगा, स्क्वायर भी वहीं रहेगा। समझे क्या? क्लियर है क्या बोलो? रूट से स्क्वायर कब कट सकता है? जब होल स्क्वायर हो, जितने भी लोग अंदर बैठे हैं सभी का स्क्वायर हो, पूरे का स्क्वायर हो, तभी वो स्क्वायर से रूट कट सकता है। ओके, चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके देखो, अगर मान लो वेटेज थोड़ा सा और ज्यादा आ जाए तो थोड़ा सा और इलेबोरेट कैसे कर सकते हैं हम इसको, जैसे पी एन क्यू लिख दिया हमने, तो पी एन क्यू में हमने डिसाइड कर लिया भैया पी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम x2 y2। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, सो x1 मिला मुझे a, बोलो, y1 मिला मुझे b, x2 मिला मुझे -a, y2 मिला मुझे -b। अब जब अपन वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हम यहां से वैल्यूज में पुटअप कर देंगे। तो ये हम ये इतना सा एक्सप्लेनेशन और कर सकते हैं अगर और ज्यादा वेटेज है तो, और नहीं तो फिर हम डायरेक्ट तो कर ही रहे हैं, वेटेज पे डिपेंड करेगी हर एक चीज। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? सेक्शन 7.2 में कोई दो टाउन्स के बारे में बताया हुआ है, ए और बी, उन दोनों के बीच की दूरी निकलवा रहा है हमसे। ठीक है, तो इसको तो बाद में रीड करते हैं, पहले इतना रीड करते हैं सवाल को। तो इतना रीड करने के लिए वो ही करना है जो अब तक कर रहे थे, जो अब तक कर रहे थे वही करेंगे। गिवन पॉइंट्स को, इसको ए और इसको बी मान लें, बोलो बोलो, इसको ए और बी मान लें, बोलो, मान लें। देखो वैसे तो हमको क्या माने, पी और क्यू, पी और क्यू कब मानते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला का जनरल जो नोटेशन है वो डिस्टेंस पी क्यू है। लेकिन पी और क्यू भी मान सकते हैं क्या, सोच के बताओ। मैंने तो काट दिया ना उस क्वेश्चन को, अब बताओ। अब तो बोल सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को पी और क्यू से डिनोट करा सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स जो हैं, करा सकते हैं। और ध्यान से पढ़ो, इनमें से एक पॉइंट ओरिजिन है, और ओरिजिन को अलॉटेड एक लेटर फिक्स उसका, वो अपने लेटर से इधर उधर हिलता ही नहीं है, उसका लेटर क्या है, ओ। तो हम पी और क्यू की जगह ओ और पी मार्क करेंगे, क्या करेंगे, ओ, और जो अगला पॉइंट है उसको पी, और अगर तीसरा होता तो फिर उसको क्यू करते। समझे? ओरिजिन वाला लेटर किसी को देना नहीं है, ओरिजिन से उसका लेटर छीनना नहीं है, ओरिजिन आ गया तो उसको उसी का लेटर देना है, क्या है उसका लेटर, ओ। चलो तो अब की बार हम इसमें क्या लिखेंगे, हेयर द गिवन पॉइंट्स आर ओ एंड पी। किसी को कुछ भी मान लो लेकिन ओरिजिन को ओ ही मानना है। ठीक है, हेयर द गिवन पॉइंट्स आर ओ एंड, ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 एंड पी के कोऑर्डिनेट्स ले लो आप 36,15। सो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू की जगह क्या लिखेंगे अब की बार, ओ एंड पी। और डिस्टेंस पी क्यू नहीं लिखेंगे अब की बार, डिस्टेंस क्या लिखेंगे, कोई बताएगा, ओ पी लिखेंगे, है ना। तो ये थोड़ा बहुत फेरबदल करना हमको आना चाहिए, हम इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि थोड़ा बहुत फेरबदल कर लिया। निकाल लो डिस्टेंस, अब क्या बचा, पुटअप तो करना है वैल्यू, निकाल के बताओ फटाफट।
हुआ किसी का सॉल्व? सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? 36 माइनस जीरो लिख दूं इसको मैं, और इसको 15 माइनस जीरो। तो 36 माइनस जीरो गिव्स मी 36, 15 माइनस जीरो गिव्स मी 15। 36 का स्क्वायर याद है किसी को? 12 में 1296 नहीं है, हाँ। 36 50 से कितना कम है? 14। 25 में से 14 गया 11, और 14 का स्क्वायर होता है 196, ऐड करेंगे तो मिलेगा 12 1296, और 15 का तो बहुत सरल है 225। 1296 प्लस 225 क्या होता है? कितना? 161। 1521, ओके। तो ये 39 का स्क्वायर होगा। क्या ये 39 का स्क्वायर है क्या? चेक करो। अब देखो कैसे जल्दी से पता लगा लिया कि मैंने ये 39 का स्क्वायर है। देखो एंड डिजिट क्या है? 1। और दुनिया में दो ही ऐसे नंबर हैं जिसका स्क्वायर करेंगे तो एंड डिजिट 1 आएगी। एक तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और एक 9 का स्क्वायर 81 होता है। एंड डिजिट 1 आने के दो ही चांस हैं कि यूनिट डिजिट या तो 1 हो या 9 हो। ठीक है। अब 1500 वाला नंबर 1600 के करीब है, तो 1640 का स्क्वायर होता है। सोचो। 1600 किसका स्क्वायर होता है? 40 का स्क्वायर होता है। इतना तो पता है ना, 40 का स्क्वायर 16। तो 1600 से जस्ट छोटा है 1521। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी 40 से जस्ट छोटा होगा। तो 40 से जस्ट छोटा 39 होता है या 31 होता है? 31 तो बहुत दूर चला गया ना। तो 39 इसका रूट होगा। बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं कि हो ही नहीं। एमसीक्यू पैटर्न पे तो एटलीस्ट हम ये ट्रिक काम कर सकते हैं ना। मान लो एमसीक्यू पैटर्न में 4 नंबर दिए हुए हैं, तो चारों में से ही एक आंसर है ना फिर तो अब मान लो 4 आंसर होते, और 4 में से एक ही नंबर का एंड डिजिट 1 होता, बाकी 3 का एंड डिजिट 1 होता ही नहीं। क्या? लेट अस से कि नन ऑफ दीज ना हो, और 4 ऑप्शन गिवन हो, अब वो बिल्कुल इतनी किस्मत खराब है कि नन ऑफ दीज भी आ गया, तो फिर चेक करना है, नो डाउट, फिर तो चेक करना ही है। लेकिन देखो एक चीज और बताऊं, फिर भी ट्रिक काम करेगी। कैसे? मान लो नन ऑफ दीज है, और 39 भी ऑप्शन में है, और मान लो उसके अलावा 25 ऑप्शन में है, उसके अलावा मान लो 27 हो। अब 25 27 को तो चेक करोगे क्या तुम? कोई बेवकूफी को चेक करेगा? 25 का स्क्वायर में एंड डिजिट 1 कैसे आएगा? 7 7 या 49 होता है तो 9 आएगा। और 27 के स्क्वायर में 7 7 या 49, उसमें भी 9 आएगा। 25 के स्क्वायर में 5 5 या 25 5 आएगा। तो ऑप्शन क्या बचा? 39 और नन ऑफ दिस। तो एक तो आप सोचो, और एक आप 39 को चेक कर लो गुणा करके। तो ज्यादा कम समय अपना चेक करने में लगेगा ना। तो 39 को चेक करो, अगर 39 है तो ठीक है, नहीं तो फिर नन ऑफ दिस आंसर है इसे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको हेल्प करती है हमारी कैलकुलेशन को स्पीड अप करने के लिए। ओके। और नहीं तो 39 का स्क्वायर करना शॉर्ट ट्रिक से भी सिखाया है। 39 जो है 50 से 11 कम है, तो 25 में से 11 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 14। और 11 का स्क्वायर होता है 121, सो इट गिव्स मी 1521। ठीक है, चलो 1521 यानी कि फाइनली क्या आ गया ये बोलो? 39। क्या आ गया? 39 यूनिट्स। ओके। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज देखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट। चलो लेट्स रीड आउट। ए टाउन बी, ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। एक टाउन बी, बी नाम का कोई टाउन है ना, वो 36 किलोमीटर ईस्ट में लोकेटेड है, और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है ऑफ द टाउन ए। ए टाउन के कंपैरिजन में वो 36 किलोमीटर ईस्ट में है और 15 किलोमीटर नॉर्थ में। तो देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, सपोज करो ए टाउन यहाँ है, ओरिजिन पे हमने ए टाउन ले लिया। जिसके भी कंपैरिजन में अगर हमसे कुछ चीज पूछी जा रही है तो उसको एग्जैक्ट ओरिजिन पे ले लो। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से कंपेयर करना आसान होगा। ओके ना, बजाय कि कहीं बीच में अगर हम उसको लेते हैं तो। ठीक है, यहां से 36 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पेपर पे कैसे बनती है पता है ना? ईस्ट ऑन द राइट, वेस्ट ऑन द लेफ्ट, नॉर्थ ऑन द अपसाइड, एंड साउथ ऑन द डाउनवर्ड। अब कोई ऐसे नहीं कहेगा सर हमारे तो देखो यहाँ पे इस साइड तो पहाड़ है, ये तो वेस्ट है, आपके इसमें ईस्ट कैसे आ गया? तो वो एक्चुअल डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हमेशा पेपर के ऊपर राइट साइड में ही ईस्ट माना जाएगा।
ठीक है। सो 36 किलोमीटर ईस्ट में गए और वहां से नॉर्थ कहाँ माना जाएगा, ऊपर की साइड। तो ऊपर हम गए 15 किलोमीटर। तो ए और बी के बीच की दूरी पूछी है। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स तो हो जाएंगे वही 0,0, क्योंकि इसको हमने रखा है ओरिजिन पे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताओ, 36 ऐसे, 15 ऐसे। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की अगर हम दूरी निकाल लें तो वही ए और बी टाउन के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी अभी अभी तरोताजा हम निकाल के आए हैं, तो वही उनकी दूरी हो जाएगी। बताओ तो इस क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे, खत्म करो, वाइंड अप करो। अब एक्चुअल किलोमीटर थोड़ा नापने जाएंगे बेटा, लिए रहा ना 15 किलोमीटर। भाई पहले ए से बी में जाना है आपको, तो आज 36 किलोमीटर ईस्ट जाओ। कोई आपको रास्ता बता रहा है कि यहाँ से सीधे जाओ, 2 किलोमीटर चलो, फिर दाएं घूमो, फिर बाएं घूमो। कई बार ऐसे रास्ता बताता है ना कोई, फिर दाएं घूमो, बाएं घूमो, वापस दाएं, फिर बाएं, फिर वापस आप वहीं आ जाओगे। ठीक है। तो 15 किलोमीटर नॉर्थ। तो यहां से 36 किलोमीटर आप ईस्ट की डायरेक्शन में गए, और वहां से फिर जो चौराया वहां से 15 किलोमीटर यहाँ घूम गए, तो आप यहाँ आके रुक गए, तो बी टाउन मिल गया। तो ए और बी के बीच की दूरी, डायरेक्ट दूरी तो यही होगी ना। कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछी जाए तो वो डिस्टेंस डायरेक्ट दूरी होती है। ऐसे नहीं कि सर मैं तो ऐसे घूम के आऊंगा। ठीक है ना। मान लो एक पॉइंट या एक पॉइंट या, मैंने कहा इनके बीच की दूरी बताओ, तो इनके बीच की दूरी मतलब स्ट्रेट दूरी। ऐसे नहीं कि सर मैं ऐसे आके ऐसे आऊं, तो वो भी तो दूरी है। तो वो दूरी डिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। डिस्टेंस क्या मानी जाएगी, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन सेगमेंट खींचे वो वाली दूरी। ओके, समझ आया। चलो इसका फर्दर जो पार्ट है उसको करो वाइंड अप फिर उसी की लैंग्वेज में। क्या था फर्दर पार्ट, रीड आउट करते हैं। कैन यू नाउ फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। तो यहां पे हम लिखेंगे हेयर, हेयर द लोकेशन ऑफ द टाउन बी is given as is given as 36 kilometers east and 15 kilometers north from the town A. So we will locate town A at the origin, at the origin, origin बोले तो O 0,0, एंड टाउन बी को कहां लोकेट करेंगे कोई बताएगा। टाउन ए को तो ओरिजिन पे लोकेट कर दिया, टाउन बी को कहां लोकेट करेंगे। वो जो पी पॉइंट था ना, हमारे पास दो पॉइंट कौन कौन से थे, ओ और पी। तो टाउन ए को तो ओ पे फिक्स कर दिया, तो उसको कहां फिक्स करेंगे, पी, क्योंकि हमारे पास ओ और पी के बीच की दूरी है। दोबारा थोड़ा डिस्टेंस निकालेंगे हम इससे दोबारा डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बस हम उसको उससे कंपेयर कर लेंगे कि देखो अगर हम इसको इस टाउन को उधर रख दें, इस टाउन को उधर रख दें, तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हम निकाल चुके हैं, तो यही दोनों टाउन्स के बीच की दूरी होगी। इस तरीके से खत्म करना है। ठीक है। टाउन बी एट द पॉइंट पी, और पी के कोऑर्डिनेट्स भी हम इसी सवाल में निकाल के आए हैं, दोज वर व्हाट, 36, 15, राइट। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, टू टाउन्स ए एंड बी is given by distance OP, by distance OP, डिस्टेंस उसी का सेकंड पार्ट है, डिस्टेंस ओपी। और क्या निकाली थी हमने वो डिस्टेंस, 39 यूनिट्स, लेकिन अभी हम उसको किलोमीटर्स लिख देंगे, क्योंकि उसने ये किलोमीटर में गिवन है ना, 36 किलोमीटर एंड 15, ये हमारे यहाँ पे खत्म होता है। नोट करो फटाफट। नहीं हुआ था ना बेटा, आपके पास बुक है ना, तो पढ़ो ना। आप ये खुद वेरीफाई करो नहीं खत्म हुआ था कि नहीं हुआ था। नहीं दूसरी तरीके से नहीं करा है, उस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करवा।
ओके नोट डाउन। इसका आंसर पहले ही आ गया था। इसका आंसर देखा आपने पीछे क्या है? आंसर की में इसका आंसर देखो। इसको डिलीट कर दूं? क्या क्या आंसर आ रहा है? 39 और? तो आंसर तो पहले जो आया था ना बेटा, वो 39 पहले वाला 39 था। मैं ही का आपसे बात कर रहा हूं। आपने कहा ना भाई आंसर इसका पहले ही आ गया था। तो पीछे इसके दो दो आंसर आ रहे हैं। तो जो पहले 39 आ गया था ना, वो पहले वाला 39 है। जरूरी है कि हर सवाल में सॉल्व ही करना पड़े? कुछ सवालों के जवाब एनालिटिकल भी होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, अब आप सवाल पढ़ो, फिर से पढ़ो। पढ़ो, सेकंड सवाल पढ़ो और मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया। मतलब इसका सेकंड पार्ट पढ़ो। अब समझ आ गया या अभी भी नहीं पढ़ी पल्ले? हम्म। देखो, देखो यहाँ पे मिहिका। सबसे पहला सवाल था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। ये हमने निकाल लिया, आंसर इसका 39 यूनिट्स निकाल लिया। अब अगला सवाल है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में दो टाउन्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, क्या आप उन दोनों टाउन्स के बीच की दूरी निकाल सकते हो? अब सवाल समझ में आया? तो ये क्या कह रहा है कि पहले जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो उसके बेसिस पे आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। पहले आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करो, जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो इसके बेसिस पे आप ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो। तो इसका आंसर हमने क्या निकाला? 39 यूनिट्स। अगला सवाल क्या है? ए और बी के बीच की दूरी। तो जब मैंने ए और बी की लोकेशन देखी तो मैंने ये महसूस किया कि ए की लोकेशन वही है जो ओ पॉइंट की लोकेशन थी, और बी की लोकेशन वही है जो कि पी पॉइंट की लोकेशन थी। तो ओ और पी के बीच की दूरी ही तो ए और बी के बीच की दूरी होगी। दोबारा नहीं निकालना, बस हमको लैंग्वेज में लिखना है। तो हमने क्या करा, इसको लैंग्वेज में कैसे फिट किया कि हमको गिवन है कि टाउन बी जो है टाउन ए के मुकाबले ऐसे 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 लोकेटेड है कि 36 किलोमीटर ईस्ट है और 15 किलोमीटर नॉर्थ है। तो हम क्या कर देते हैं, टाउन ए को बिठा देते हैं ओरिजिन पे, और टाउन बी को बिठा देते हैं पॉइंट पी पे। जो हमारे पहले पॉइंट ओ और पी थे वहां पे हमने इन दोनों टाउन्स को बिठा दिया। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालने का अर्थ हो गया कि ओ और पी के बीच की दूरी निकालो, और ओ और पी के बीच की दूरी हमने ऑलरेडी 39 निकाल रखी है, बस हमको यूनिट देना है उसको। पहले हमने यूनिट लिखा था, लेकिन अभी क्योंकि उस टाइम हमको यूनिट पता नहीं था, अभी यूनिट पता चल गया है किलोमीटर्स, तो हम इसको यूनिट दे देंगे किलोमीटर्स। समझ आया अभी? तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी डाउट्स क्लियर हैं। ये वाली चीज भी क्लियर हो गई सबको कि 36 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो हमको केवल 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर सॉल्व करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। नहीं, टाइम हमारा 6:15 तक रहता है। क्या? ब्रेक नहीं होगा का मतलब है कि आपको ब्रेक नहीं लेना है, बट उसके लिए टाइम कम होगा, ऐसा थोड़ा ना बोला था। टाइम क्लास तो 1.25 घंटे की भी हो सकती है। क्लास 1.25 घंटे की भी हो सकती है ना। स्टार्ट होने का टाइम बताया था, खत्म होने का टाइम नहीं। यहाँ आप आते अपनी मर्जी से हो, जाते मेरी मर्जी से हो। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। डिटरमाइन, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रॉमिस। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक जो वर्ड आ रहा है कोलिनियर, उसका मतलब जानना जरूरी है। भाई हम देखो एक एक्सरसाइज को 3 से 4 दिन का ही समय देंगे, क्योंकि कोर्स तभी टाइम पे खत्म हो पाएगा। अब 10 क्वेश्चन हैं तो हम कम से कम 3 क्वेश्चन तो करेंगे ना एक दिन में। ये तो फिर फायदा ही क्या हुआ ना। हाँ जी, कोलिनियर का मतलब कोई जानता है? घर पे कॉलिन देखा है किसने? कॉलिन? किसी के घर में कॉलिन नहीं रखा हुआ? कालीन नहीं, कॉलिन। कालीन तो मैट होता है, मैट।
इंग्लिश वाला कॉलिन नहीं, चलो नहीं रखा हुआ तो फिर सोचो भी मत, क्योंकि उस कॉलिन का, उस कॉलिन से इस कॉलिनियर, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं यही बता रहा था कि अगर आप उसको उस कॉलिन से कनेक्ट कर रहे हो तो मत करो, वो कॉलिन अलग चीज है। कॉलिन होता है ग्लास साफ करने का, होता है ना फुसफुस, है ना वो तो घर में। पर उस कॉलिन का इस कॉलिनियर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, बताना आदित्य, बता रहे थे। यस वेरी गुड। देखो कोलिनियर वर्ड को बांटो थोड़ा सा, तो को आ रहा है इसमें, और एक इसमें वर्ड आ रहा है लाइन। को का मतलब होता है साथ में होना, और लाइन का मतलब लाइन। तो बीच का एल कहाँ, तो बेटा अगर मान लो दो वर्ड से कोई तीसरा वर्ड बनता है तो एग्जैक्ट वो की वो स्पेलिंग थोड़ा ना जुड़ती है, कुछ स्पेलिंग कुछ लेटर्स कम ज्यादा भी तो होंगे ना। ठीक है, अगर कोई संस्कृति वाला कोई प्रोग्राम है तो हम उसको संस्कृति प्रोग्राम थोड़ा ना कहते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम कहते हैं, फिर उसमें एक्स्ट्रा क क्यों निकल के आया। ठीक है, हाँ। तो कोलिनियर में को आ रहा है, को मतलब साथ में होना, और लाइन मतलब लाइन। तो एक लाइन है मेरे पास, उस लाइन के अंदर अगर हम कुछ पॉइंट्स रखें, एक दो तीन, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाए करेंगे तो ये कहलाएंगे कोलिनियर। क्या कहलाएंगे ये, एक साथ एक ही लाइन को शेयर करने वाले, या एक ही लाइन पर रहने वाले पॉइंट्स, समझ गए, लाए करने वाले पॉइंट्स। और अगर नहीं करेंगे एक लाइन पे लाए तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएंगे, समझ गए। अब आपका सवाल है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं, समझ आया। क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, सवाल समझ में आ गया। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर ये तीन की जगह दो पॉइंट्स होते तो क्या ये सवाल वैलिड होता। क्या ये सवाल वैलिड होता कि क्या ये दो पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, वैलिड होता क्या। क्यों नहीं होता मोनिका। यस, दो पॉइंट्स हम कहीं पर भी मार्क कर दें, हमारी मर्जी हो जहां पे प्लेन पर, वो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, क्योंकि वो एक लाइन पे लाया कर सकते हैं। बोलो, मतलब उनसे पास थ्रू होने वाली एक यूनिक लाइन बनाई जा सकती है ना। दो पॉइंट्स जहां मर्जी है रख दो, एक वहां रख दो उस कोने में, वो दिख रहा है कर्टन, एक यहां रख दो बोर्ड के कोने में। अब क्या मैं एक सीधी लाइन नहीं खींच सकता इन दोनों पॉइंट्स को पास थ्रू करने वाली, तो ये दोनों पॉइंट्स कोलिनियर हुए या नहीं है, क्योंकि एक लाइन पे लाया कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। कोई भी पॉइंट्स अगर एक कॉमन लाइन पे लाया करेंगे तो वो कोलिनियर होंगे ना। तो दो पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर हुए कि नहीं हुए, बताओ। बोलो तनु, समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलो मुझे एक चीज बताओ, अब मैं लाया करके बताता हूँ। चलो ये खाली प्लेन है, एक पॉइंट आपने यहां लाया कर दिया, और एक पॉइंट आपने यहां लाया कर दिया, तो इन दोनों को कनेक्ट करके यूनिक लाइन बनाई जा सकती है, एक लाइन बनाई जा सकती है। तो ये दोनों पॉइंट एक लाइन पे लाया करे कि नहीं करे, तो ये दोनों पॉइंट कोलिनियर हुए कि नहीं हुए। मैंने कहा यार है ना तनु, एक ऐसा काम करो कि एक पॉइंट मैंने यहां मार्क कर दिया, एक पॉइंट कहीं और तुम ऐसे मार्क करो कि ये कोलिनियर ना बने। तो ऐसा काम आप कर सकते हो कि इनको कोलिनियर ना बनने के लिए इसको कहीं ऐसी छुपा के कहीं मार्क करके तनु बोले कि यहाँ छुपा के कर दो सर, तो भी लाइन बन जाएगी, तो भी ये कोलिनियर हो गए। तो दो पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, सवाल ही वह गलत हो जाएगा। तो कोलिनियरिटी जब भी पूछी जाएगी तो मिनिमम तीन पॉइंट्स की पूछी जाएगी। कितने पॉइंट्स की पूछी जाएगी, तीन। तो देखो अभी जो कोलिनैरिटी पूछी गई वो कितने पॉइंट्स की पूछी गई है, तीन की पूछी गई। अगर गलती से दो की आ जाए, कुछ सॉल्व मत करो, सीधे लिख दो यस दे आर कोलिनियर, क्योंकि दो तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, कोई से भी हो। ओके, बट ऐसा सवाल वो क्यों देगा कि दो के लिए पूछेगा, वो तीन मिनिमम देगा। अब तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, ये कैसे पता लगाएं। अब क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यानी कि इनकी कोलिनियरिटी भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से चेक करेंगे। पर इनकी कोलिनियरिटी चेक करने का अकेला ये साधन नहीं है, आगे चल के सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, और आगे चल के एक टॉपिक और आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। उन दोनों टॉपिक की मदद से भी ये चेक किया जा सकता है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो समझ आ रहा है। ये का यही क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में रिपीट होगा, पर वहां पे इसकी कोलिनियरिटी चेक करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की मदद से। और उसके बाद अगली एक्सरसाइज जो शायद ओमिटेड है लेकिन हल्का फुल्का हम देखेंगे उसको भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो टॉपिक है, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं कि ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए तीन तीन साधन है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला,
सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी हम किससे चेक करेंगे? क्यों? क्योंकि वही जानते हैं। भाई सेक्शन फॉर्मूला जानते ही नहीं तो कैसे चेक करेंगे उससे? पर जब हम सेक्शन फॉर्मूला जान जाएंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला तरीका भी जान जाएंगे ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास 3 रास्ते होंगे इसको सॉल्व करने के। बिल्कुल कर सकते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो अभी भी है ना, वो फिर भी कर सकते हैं हम, वो भी तरीका आपको बता देंगे। ओके फाइन। ठीक है, तो अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्या? वो किसी को पता नहीं हो तो भैया सेक्शन फॉर्मूला से कर लो। भाई हम तो आपको सब बताएंगे, अब आप क्या क्या पता करके जाते हो एग्जाम में वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। मैं तो आपको तीनों रास्ते बता दूंगा, अब आप 2 ही रास्ते पढ़ के गए, तीसरा पढ़ के ही नहीं गए, तो फिर आपके पास एग्जाम में 2 ही रास्ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब तीनों पढ़ के गए हो तो तीनों रास्ते हैं जिसमें। अरे कोर्स में नहीं है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसी चीज कभी कोर्स से हट सकती है क्या? बोलो। ऐसा तो नहीं है ना भाई, पूरे कोर्स में कहीं एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्ड आया ही नहीं सर तो ये कोर्स से बाहर हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बड़ी जनरल सी चीज है, तो हमेशा कोर्स में रहेगी। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके भी हम कॉलिनिटी चेक कर सकते। चलो अभी आ जाए डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे आसान तरीका वैसे पता है क्या होता है कॉलिनिटी चेक करने का? सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा होता है? अभी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से समझा रहा हूं, फिर आगे चल के सेक्शन फॉर्मूला से मतलब सेक्शन फॉर्मूला से आसान लगेगा आपको कोलिनियरिटी चेक करना, बजाय कि डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करना। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से बता रहे हैं, लेकिन जब सेक्शन फॉर्मूला से बता चुके होंगे तब आप खुद उसी को सेलेक्ट करोगे कि इसी से ही चेक कर लेते हैं अपन कोलिनियरिटी। ओके, अब चेक करें फाइनली। तो देखो भैया, 2-3 पॉइंट्स कोलिनियर तभी होंगे। देखो इधर देखो, ये 3 पॉइंट्स हम मार्क कर देते हैं, 1 2 3 मार्क कर दिए। लेट्स से इनको एबीसी कह देते हैं, अभी सीख रहे हैं चीज को। तो अगर ए और बी के बीच की दूरी, जिसको हम डिस्टेंस ए बी कह सकते हैं, बी और सी के बीच की दूरी जिसको हम डिस्टेंस बी सी कह सकते हैं, और ए और सी के बीच की दूरी जिसको अपन डिस्टेंस ए सी कह सकते हैं, तो इन दोनों डिस्टेंस का सम अगर इस डिस्टेंस से मैच कर जाए, एग्जैक्टली मैच कर जाए, तब तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? देखो इधर स्क्रीन पे देखो। सपोज करो मैं ये बी वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं यहां पे। तो अगर ये बी यहां ना होता, यहां होता, तो ए बी अलग लाइन बनती और बी सी अलग लाइन बनती, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते कि नहीं होते? बोलो, होते कि नहीं होते? नहीं होते। तो फिर उस केस में ए बी और बी सी का जो सम होता वो ए सी के सम से मैच करता कि नहीं करता? नहीं करता। दैट मीन्स मैच नहीं कर रहा है तो नहीं है कोलिनियर, और कर रहा है तो है। तो लॉजिक मिल गया ना। अच्छा, ए बी और बी सी का सम ए सी के सम से मैच तो नहीं करेगा, ये तो पता है, अगर बी ऊपर होगा तो। पर मैच नहीं करेगा, इक्वल तो नहीं होगा, पर बड़ा होगा या छोटा होगा? मतलब ए बी प्लस बी सी, इस डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस बी सी को जोड़ेंगे तो ये डिस्टेंस ए सी से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? इक्वल तो आ नहीं सकता, इक्वल तो तब आएगा जब बी इस पे लाई कर रहा हो, जब ये कोलिनियर हो तब इक्वल आएगा। पर जब कोलिनियर नहीं हो तो इक्वल तो नहीं आएगा, बट इक्वल नहीं आएगा तो क्या बड़ा आएगा या छोटा आएगा? बड़ा आएगा हमेशा। ये ट्राइंगल का लॉ होता है कि ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल बन गया देखो, तो ट्राइंगल में किसी भी 2 साइड का सम करोगे ना तो तीसरी साइड से बड़ा आएगा। अगर आप ए बी बी सी का सम करते हो तो ए सी से बड़ा आएगा। अगर आप ए बी ए सी का सम करते हो तो बी सी से बड़ा आएगा। अगर आप बी सी ए सी का सम करते हो तो ए बी से बड़ा आएगा। तो किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आता है, तो उस लॉजिक को यूज करें तो ए बी और बी सी का सम ए सी से बड़ा आएगा। ठीक है, इधर देखो सब सारे बच्चे, इधर देखो मेरी तरफ। अरे मेरी तरफ, मुझे यहां से लेके वहां पर जाना है, दीवार पे जाना है। तो मैं सीधा जाऊं, और या फिर मैं पहले तन्मय से मिलूं और फिर यूं जाऊं, तो ज्यादा डिस्टेंस कब कवर होगी? समझ आया? अगर मैं सीधा जाऊंगा तो तन्मय भी इसी लाइन में आ गया, फिर हम तीनों कोलिनियर हो गए। समझ आया? लेकिन अगर मैं यूं जाके यूं जाऊंगा तो ये दोनों डिस्टेंस का सम डायरेक्ट डिस्टेंस से तो बड़ा ही आएगा ना। तो ए बी और बी सी का सम डायरेक्ट ए सी से तो बड़ा ही आएगा ना। पोस्ट तो मैं सी पे रहा हूं, लेकिन एक तो मैं सीधा ही सी पे पहुंच जाऊं और एक बार मैं बी से मिलता हुआ फिर सी के पास जाऊं, तो ऑब्वियस बात है ये डिस्टेंस ज्यादा है बजाय कि सीधी डिस्टेंस है। और अगर ये सीधी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसके बराबर आ जाए तो दैट मीन्स तीनों एक ही लाइन में खड़े हैं। अगर मान लो हम तीनों एक ही लाइन में खड़े हो तो मैं तन्मय से मिलता हुआ जाऊंगा
तो भी मैं वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, कब होगा ये पॉसिबल? जब हम तीनों एक ही लाइन में खड़े हैं, यानी कि हम तीनों कोलिनियर हैं। अभी क्लियर है मेरे हिसाब से सबको ये लॉजिक कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? बताओ कब होंगे? वो तो ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई। डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कैसे करेंगे? डिस्टेंस निकाल के। किस किस की डिस्टेंस? तीनों की। 3 पॉइंट से तो 3 डिस्टेंस निकल सकती है, ए बी बी सी ए सी। फिर 3 डिस्टेंस निकलने के बाद क्या? अगर वो, अच्छा, ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर हो, अच्छा, और ए बी और ए सी का सम ए बी सी के बराबर हो, तो फिर क्या कहोगे? कोलिनियर है या नहीं है? वापस बोलो। देखो, ए बी, बी सी और ए सी 3 डिस्टेंस है। तो अगर ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर हो तो आप कह दोगे कोलिनियर है। लेकिन अगर ऐसा हो ए बी और ए सी का सम बी सी के बराबर हो, और या फिर ऐसा हो कि बी सी और ए सी का सम ए बी के बराबर हो, तीनों केसेस ले लिए, तो कौन से केस में आप इसको कोलिनियर कहोगे और कौन से केस में इसको कोलिनियर नहीं कहोगे? या तीनों में ही कह दोगे? हाँ, पहले ही केस में कहोगे, दूसरे केस में नहीं कहोगे? अच्छा जी। देखो, बी को यहां बिठाओ, ए को यहां बिठाओ, सी को यहां बिठाओ। बिठा दिया? तो ये ए बी और ए सी का सम बी सी के बराबर आ गया। आ गया? तो बताओ जरा, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है या नहीं है? है ना? तो इस केस में भी कह सकते हैं मतलब, और इवन इस केस में भी कह सकते हैं। इस केस में बताओ बीच में कौन बैठा है? इसमें नहीं, सी, हाँ इसमें सी बैठा है, सी कॉमन है ना दोनों में, तो इसमें बीच में सी बैठा है। इसमें कौन कॉमन था? ए, तो इसमें ए बैठा था, और इसमें कौन कॉमन था? बी, तो इसमें बी बैठा है। तो कोई भी बीच में बैठा हो कोलिनियर तो माने जाएंगे ना, जरूरी थोड़ा ना कि बी ही बीच में बैठा हो तब कोलिनियर माने जाएंगे। अगर ए भी बीच में बैठा है तो भी कोलिनियर माने जाएंगे, अगर सी भी बीच में बैठा हो तो भी कोलिनियर माने जाएंगे। तो तीनों केस में से कोई भी केस अगर वैलिडेट हो जाता है तो हम उसको कोलिनियर मानेंगे। तो इन शॉर्ट वाइंड अप करते हैं, हम क्या कहेंगे? हम 3 डिस्टेंस निकालने के बाद ये चेक करेंगे कि किसी भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरी के बराबर है या नहीं है। किसी भी दो का, पर्टिकुलरली कोई दो का नहीं, किसी भी दो का डिस्टेंस, इन दोनों का इसके बराबर है या नहीं है, फिर इन दोनों का इसके बराबर है या नहीं है, फिर इन दोनों का इसके बराबर है, तीनों में से एक भी मिल जाता है तो हम कह देंगे कोलिनियर है, और तीनों ही नहीं मिलते हैं तो फिर कहेंगे कोलिनियर नहीं है। हेयर द 3 गिवन पॉइंट्स आर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, बीसी और एसी का सम ए बी के बराबर का डायग्राम बना दो, सी को बीच में बिठाओ। इस वाले में नहीं है ना, तो इनको बिठाना तो हमारे हाथ में ना। कोलिनियर पॉइंट्स करने का मतलब ये थोड़ी ना कि ए को पहले बैठाओ या बी को सी, एक ही लाइन पे लाए करना है बेटा। अब वो सीक्वेंस में लाए करना है, ए बी सी, ऐसा किसने कहा? पहले बी को बिठाओ, फिर सी को बिठाओ, पहले ए को बिठाओ, कैसे भी करके वो कोलिनियर बिठाए सकते हैं, बिठाए बिठाए जा सकते हैं ना। क्या 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 क्या? हाँ हाँ, नहीं, तीनों में से एक ही केस होगा, तीनों केस नहीं हो सकते। तीनों में से कोई भी एक केस वैलिडेट होता है तो हम कोलिनियर कह देंगे, और मान लो तीनों ही नहीं होते तो फिर कह देंगे कि कोलिनियरिटी फेल हो गई, ये तीनों कोलिनियर। हमको चेक तीनों ही करना है, तीनों में से कोई एक भी हो जाता है तो हम कह देंगे कोलिनियर है। समझे क्या? क्लियर है? चलो। हाँ, आप तीनों में से किसी को भी कहीं भी रख सकते हो। हाँ हाँ, कैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, हेयर द 3 गिवन पॉइंट्स आर। अब फटाफट खत्म करो। ए बी सी ले लेते हैं, है ना? 1,5, बी 2,3, एंड सी -2, -11। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, 3 डिस्टेंस निकालनी है, हमारा काम है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, अब डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मेरा सवाल यह है, क्या हमको पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है या सीधे ही शुरू हो जाना है? कितनी बार? 3 डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कितनी बार लिखना है?
एक बार लिखना है बस, पहले वाली में लिखना है, बाकी दूसरे तीसरे वाले में नहीं लिखना। तो डिस्टेंस ए बी, मुझे बताओ डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए किसको किस में से माइनस करेंगे। अच्छा एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूं, चलो एक बार फॉर्मूला मेंशन कर दो बस पूरे सवाल में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ बताओ जरा, किसके कोऑर्डिनेट्स में से किसके कोऑर्डिनेट्स माइनस करें, बोलो। क्या, हाँ पी क्यू आर भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात। हाँ बताओ किसको किस में से माइनस करें, ए बी डिस्टेंस के लिए। देखो जब आप डिस्टेंस ए बी निकाल रहे हो तो सी को तो भूल जाओ, एक बार के लिए इग्नोर करो। ए और बी है मेरे पास, तो बी में से ए घटाऊं या ए में से बी घटाऊं। बी में से टर्मिनल माइनस इनिशियल, आपने डिस्टेंस ए बी लिखा है ना यहाँ पे, तो बी माइनस ए करोगे, समझे। तो बी माइनस ए कर दो, 2 - 1, x2 माइनस x1 का मतलब हो गया 2 - 1 और 3 - 5, राइट, का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 2 - 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर, और 3 - 5 क्या होता है -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और -2 का स्क्वायर होता है 4, 1 + 4 क्या होता है √5 यूनिट्स, √5 यूनिट्स आ चुका है। चलो डिस्टेंस ए बी के बाद डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी जल्दी से निकालो, अब दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में हमको 5 5 डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, इवन 8 8 भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ डिस्टेंस बीसी निकालने के लिए किसको इग्नोर करेंगे, ए को इग्नोर करेंगे, और किस में से क्या घटाएंगे, सी में से बी। तो -2 -2 -2 और -11 -3, सी में से बी के कोऑर्डिनेट्स घटाओ। तो -2 -2 का होल स्क्वायर एंड देन व्हाट -11 -3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -2 -2 यानी -4 का होल स्क्वायर, और -11 -3 यानी -14 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 14 का इज 196, 196 और 16 कितने होते हैं 212, राइट। और 212 को फैक्टराइज करो भाई फटाफट से, किस में से, 2 क्या 4 भी कॉमन ले सकते थे, कॉमन लेने के बाद क्या करोगे वो सोचो, उसका पेयर बनेगा तो ही तो बाहर निकालोगे, 4 लेके फिर 2 बाहर निकाल सकते हो, बिल्कुल कर सकते। 16 और 196 में से 4 कॉमन नहीं आ सकता, 4 और 14 में से कॉमन, अगर 4 और 14 में से कॉमन ले रहे हो तो 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, यानी अल्टीमेटली 4 ही कॉमन आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है। हाँ 212 को फैक्टराइज कर दो भाई, और डिस्टेंस ए सी के लिए बी को इग्नोर करेंगे, और किस में से किसको घटाएंगे, सी में से ए को, यानी -2 -1 x2 x1 में, और -11 -5 y2 y1, क्या -2 -1, एक मिनट रुको, एंड -11 -5 का स्क्वायर। तो -2 -1 यानी -3 का स्क्वायर, और -11 -5 यानी -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर इज 9, -16 का स्क्वायर इज 256, 256 और 9 कितने होते हैं बेटा 264, 265, और 265 को भी आपको फैक्टराइज करना है। हाँ 212 को फैक्टराइज करके क्या बताया था बेटा, 2 × 2 × 553, है ना। तो 53 तो खुद एक प्राइम नंबर है, फर्दर ब्रेक हो नहीं सकता, 2 × 2 का एक पेयर कंप्लीट हो गया, तो ये बन गया 2√53 यूनिट्स, ठीक है। और 265 को भी फैक्टराइज करना है अपने को, तो 5√53, 5 × 5 आ रहा है क्या, नहीं 5 × 53 बनेगा, तो 5 × 53 बनेगा, तो कोई पेयर कंप्लीट होगा क्या बताओ, कोई पेयर कंप्लीट नहीं होगा, तो यानी कि ये एज इट इज आएगा, √265 यूनिट्स ही लिखना पड़ेगा इसको। आ गई तीनों डिस्टेंस, जितनी सॉल्व कर सकते थे उतनी सॉल्व कर दी हमने, बोलो। अब क्या किसी भी दो का सम तीसरी के बराबर आ रहा है क्या बताओ,
हाँ, अच्छा ठीक है। इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, एक केस फेल हो गया। चलो अगले दो केस देखो। इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है क्या? नहीं। तीसरा और आखिरी केस देख लो। इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है क्या? नहीं। तो तीनों केस में से किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये पॉइंट्स तीनों कोलिनियर नहीं है। और तीनों में से कोई भी एक आ जाता, आएगा तो एक ही आएगा तीनों में से, ऐसे नहीं कि तीनों में से दो आ रहे हैं या तीन आ रहे हैं। आएगा तो एक ही आएगा। तीन केस में से एक ही वैलिडेट होगा। हाँ। क्या? हाँ लिखेंगे ना। अभी खत्म कहाँ किया, लिखेंगे ना। अब अपन लिखते हैं, हेयर द सम ऑफ any two distances is not equal to the third distance in any case, in any case. that is that is ए बी बी सी जोड़ रहे हैं तो ए सी के बराबर नहीं आ रहा। बी सी ए सी जोड़ रहे हैं तो ए बी के बराबर नहीं आ रहा। और तीसरा केस कौन सा बचा? तीसरा केस कौन सा बचा? ए बी बी सी, बी सी ए सी, ए बी ए सी। ए बी ए सी जोड़ रहे हैं तो वो बी सी के बराबर नहीं आ रहा। सो द थ्री गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। द थ्री गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आंसर चेक कर लो। और अगर तीनों में से कोई भी एक केस वैलिडेट हो जाता तो फिर कह देते कि ये कोलिनियर है। ओके, बोलो समझ आया जो भी सीखा हमने? डिस्टेंस फॉर्मूला के बड़े से बड़े ही बेसिक से सवाल किए हैं। अब धीरे धीरे एक्सरसाइज जैसे आगे बढ़ेगी तो थोड़ा सा एडवांस लेवल होता चला जाएगा इसी फॉर्मूला के। ठीक है। होपफुली जो एब्सेंट बच्चे थे उनको भी समझ में आया होगा। कुछ जयपुर जाने वाले, कुछ बाहर जाने वाले, सबको आ गया समझ में? अब बाहर तो आ गए, आप बाहर तो चले गए पर अब तो आ गए ना वापस। तो अब ये सारे नोट्स चाहिए मुझे, कब तक कंप्लीट करके दोगे? कर लिए? तो आप तो जयपुर गए थे ना। अच्छा। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।